ओके सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू ओमनीबुस। दिस इज़ हरदीप मलिक। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सन 2024 हमारे लिए कैसा रहा है। तो कुछ लर्निंग्स एंड मिस्टेक्स जो हमारी रही है, कुछ प्रॉफिटेबल हमारे स्टॉक्स रहे हैं, कुछ लॉस मेकिंग रहे हैं, तो क्या क्या गलतियां हमने की, क्या क्या हमने सीखा, और 2025 किस तरीके से हम उसको अप्रोच करने वाले हैं, वो हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। राइट, तो यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो 2024 में जैसा कि मैंने 2023 के मिड से ही 2023 के सितंबर या अक्टूबर ऑनवर्ड्स मैं ऑप्शंस में छोड़ दिया था। सिर्फ एक्विटी ओनली पे ही हमारा फोकस था। तो जैसे कि आपने देखा होगा, मैं कुछ कुछ जगह जैसे पॉडकास्ट में करने गया था, तो वहाँ पे मैंने यही बताया था, जैसे कई जो स्टॉक्स पे या डिजिटल ब्लॉगर पे या फिर कहीं पे भी। तो फिर मैंने आपको यही बताया था कि मैं हर साल या हर एक दो साल में सेबी जो होती है कुछ ना कुछ अलग अलग रूल्स वगैरह निकाल देती है, कि जिसकी वजह से हमें अपना ट्रेडिंग स्टाइल चेंज करना पड़ जाता है। तो 2020 की जब बात आई थी, जब कोरोना का टाइम था, तो उस टाइम पे हमारे लिए लेवरेज अवेलेबल था। तो इंट्राडे में मैं ऑप्शंस उस टाइम काफ़ी ट्रेड करता था, तो उस टाइम से वहाँ से वेल्थ ग्रो करना थोड़ी सी शुरू हुई थी। तो उसके बाद जब था 2021 के टाइम के आसपास, मिडल के आसपास, सेबी ने बोला कि नहीं, अब हम लेवरेज नहीं देंगे, मार्जिन आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा कि अगर सेम रिटर्न मुझे निकालना है तो आई हैव टू डू समथिंग न्यू। तो फिर मैंने पेयर ट्रेडिंग के ऊपर फोकस किया, कि जैसे स्टॉक्स के कुछ पेयर्स होते हैं, तो हमने फ्यूचर्स में पेयर्स बनाने शुरू करे, जैसे निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी वर्सेस फिन निफ्टी हमने बाद में करा, बैंक निफ्टी वर्सेस फिन निफ्टी मैंने ट्रेड किया हुआ है, पर वो 2022 के आसपास की बात थी। एंड उसके बाद TCS वर्सेस इन्फोसिस या फिर HDFC वर्सेस कोटक बैंक। तो इस सब में काफ़ी अच्छा वहाँ पे प्रॉफिट मिला था, क्योंकि काफ़ी एक रेंज वहाँ पे बनी हुई थी स्टॉक्स की, तो वो काफ़ी अच्छा रिटर्न उसके अंदर मिला। तो उसके बाद जैसे जैसे, लेकिन जब 2023 आना शुरू हुआ, तो उसके बाद उनकी जो रेंजेस थी काफ़ी छोटी हो गई थी, मतलब वॉलेटिलिटी जो थी मार्केट के अंदर ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई थी जून जुलाई के टाइम के आसपास। तो उस टाइम पे फिर मैंने सोचा कि हाँ, अब एक एक्विटी पे फोकस करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि इंडिया ग्रोथ स्टोरी एंड ऑल दैट वो 2020 में और 2021 में भी था, लेकिन उस टाइम पे एक्विटी में जो करता था उसमें फ्यूचर्स के थ्रू ज़्यादा करता था। जैसे मान लीजिए अदानी पोर्ट्स नीचे आ गया या फिर कोटक बैंक नीचे आ गया, तो वो एक रेंज ट्रेडिंग में वहाँ पे करता था, जहाँ पे बेस बन जाता था। लेकिन अब मैंने एक्विटी के अंदर भी एक नीश नया फिगर आउट किया, जहाँ पे एक नई वेल्थ क्रिएशन हो सकती है, जो कि है SME स्पेस। तो SME स्पेस भी यहाँ पे एक साल के लिए काफ़ी अच्छा चला था। अभी 2-3 महीने पहले अक्टूबर के आसपास से सेबी ने थोड़ा वो उसके अंदर कर दिया है कि हाँ, 40 या 50% अगर स्टॉक इंक्रीज करता है या फिर दो या तीन सर्किट लग जाता है, तो उसके बाद से SME वाले स्पेस में 2% का ही सिर्फ सर्किट लगेगा। तो ये भी आप देख सकते हो कि थोड़ा मुश्किल किया जा रहा है पैसा बनाना, बट एनीवेज वी एज अ ट्रेडर हैव टू फिगर आउट न्यू वेज ऑलवेज, कि उसमें किस तरीके से पैसा बनाया जाए। तो एक्विटी में आप देखोगे, शुरुआत में मैंने स्काई गोल्ड वगैरह ट्रेड किए थे, डायमंड पावर हमने ट्रेड किया था, ओसेल डिवाइसेस हमने ट्रेड किया था, विष्णु प्रकाश हमने ट्रेड किया था। मतलब ये कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसके अंदर हमने थोड़ा अच्छा प्रॉफिट किया है, थोड़े बड़े वाला प्रॉफिट किया। बाकी सारे जो मतलब 50,000 1 लाख प्रॉफिट वाले, वो मतलब गिने नहीं है मैंने कितने हैं। तो लेकिन इन वालों में मेनली हमारे मोर देन 5 लाख एंड 10 लाख के प्रॉफिट हमने इसके अंदर बुक किए थे। तो ये काफ़ी अच्छा हमारे लिए साल गया है एक्विटी के लिए। ऑप्शंस मैंने शायद ही एक या दो ट्रेड मुश्किल से लिया होगा, और वो भी मेरे ख्याल से 5-6 लाख के ही कैपिटल का मैंने लिया है, क्योंकि मतलब इस बार ऑप्शंस मतलब वर्थ इट नहीं लग रहे हैं, मतलब मेरे को पर्सनली वर्थ इट नहीं लग रहे हैं, क्योंकि मेरे को फिर वो टाइम देना पड़ेगा। अब जैसे शादी भी हो गई है, तो सारी चीज़ें देखना है कि मतलब टाइम इतना नहीं है कि मैं पूरे टाइम स्क्रीन पे बैठा नहीं रह सकता। मतलब मैं चाहता भी नहीं हूँ कि स्क्रीन पे बैठा रहूँ, अगर 4-5 साल ट्रेडिंग के बाद भी स्क्रीन पे ही बैठना पड़ रहा है, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब एक एसेट क्रिएशन वहाँ पे नहीं हो रहा है कि कहीं पे इन्वेस्ट करके वहाँ पे पैसा बन जाए। तो उस तरीके की चीज़ मैं देख रहा हूँ। तो इस साल में हमने अराउंड 8 प्री IPOs किए थे, तो ये नई चीज़ यहाँ पे मेरे लिए है। लास्ट ईयर के एंड से मैं इन चीज़ों पे फोकस कर रहा था SME स्पेस में आने के लिए। तो यहाँ पे हम काफ़ी इधर उधर लोगों से मिलना हुआ और सारी चीज़ें सीखी कि कौन किस तरीके से नए नए तरीके से पैसे कमा रहे हैं। कुछ कंपनीज हम फिगर आउट कर रहे हैं, उनके लिए फंड रेजिंग का हमारा प्रोग्राम रहता है। तो हमने अराउंड 8 प्री IPOs करे हैं एंड 3 प्रेफर्ड अलॉटमेंट किए हैं। प्रेफर्ड अलॉटमेंट इन द सेंस, जैसे एक PCL में प्रेफर्ड अलॉटमेंट किया था अराउंड 64 रुपीज़ के आसपास, तो वो फिर वहाँ से काफ़ी अच्छा भागा। मतलब ये मतलब फेयरली न्यू चीज़ है हमारे लिए, लेकिन अब इतनी सारी, मतलब अगर हमने 11 यहाँ पे 11 जगहों पे इन्वेस्ट किया है, तो मतलब हमने, आप समझ लो कि 50 से ज़्यादा कंपनीज़ को स्टडी भी किया होगा, तो तभी हम उसके अंदर फिर लगा पाए हैं। एंड इसी बहाने मैंने फिर थोड़ा फंड रेजिंग भी, अपने जो टेलीग्राम में कुछ इन्वेस्टर्स हैं, कुछ यहाँ पे कुछ नोन लोग हैं, तो उनका भी फंड मैनेज करने का मैंने एक नई चीज़ शुरू करी थी। पर उसके लिए मिनिमम 50 लाख मैं सजेस्ट करता हूँ कि हम इन्वेस्ट करें, क्योंकि आप देखोगे SME स्पेस में ये दिक्कत होती है कि एक लॉट जो होता है वो 2 या 3 लाख का मिलता है।
तो हम जैसे मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आपको डालता भी रहता हूँ कि हाँ ये वाला स्टॉक अभी मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं तो पर्सनली मतलब मान लीजिए 10 जगह लगा सकता हूँ उसको पैसा, लेकिन अगर किसी की कैपिटल ही 2-3 लाख है तो उसमें मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ना लगाएं, क्योंकि मतलब 1-2 बार मैं आपको स्टॉक तो बता पाऊंगा, तो मैं तो उसको एवरेज आउट करके मतलब कहीं से प्रॉफिट घुमा के अपना पैसा तो मैं बना लूँगा, लेकिन मेरे लिए दिक्कत ये हो जाती है कई बार, मतलब ये भी एक वन ऑफ द मिस्टेक्स हमारी रह सकती है कि मैं मतलब कुछ लोगों ने तो काफ़ी अच्छा पैसा बनाया, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के लिए मैं उतना नहीं बनवा पाया। मेरे को ऐसा लगता है कि टेलीग्राम चैनल पे जैसे मैं पूरे साल अराउंड द ईयर मैंने सारी सुबह डाली 9 से 9:30 या पौने 10 तक ही मैं डालता हूँ, आधे पौने घंटे के लिए, क्योंकि उसमें ही इतना ही वर्थ है, मतलब उसके बाद फिर देखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अब इंट्राडे का हमारा ऐसा कोई काम नहीं है, पर कई बार क्या होता है स्टॉक्स जो होते हैं या तो सेम डे पे सर्किट लग जाते हैं या फिर 1-2 दिन में सर्किट लग जाते हैं, तो हम वो निकाल लेते हैं, पर मैं लेता प्लान उसी के हिसाब से हूँ कि 1-2 महीने के हिसाब से होगा। और लेकिन ग्रोथ स्टोरी है, बुलिश मार्केट है, तो कई बार 1 या 2 दिन में ही 10-15% का रिटर्न कभी कभी मिल जाता है, और कभी कभी 5-6% का मिल जाता है, तो उस तरीके से रहता है। लेकिन सारे लोग और मतलब हर स्टॉक में घुस नहीं पाते, तो फिर कई बार क्या होता है जैसे मान लीजिए 10 स्टॉक मैंने मेंशन किए, तो उसमें से 7-8 तो प्रॉफिट देगा, लेकिन कई बार कुछ लोग होते हैं कि वो वही 1-2 खरीदते हैं जो जो नीचे गिरने वाले होते हैं। कई बार होता है किस्मत हमारी साथ नहीं दे रही होती है, तो जैसे ही जो स्टॉक खरीदा वही नीचे चला गया। तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, मतलब अगर हमने 100 स्टॉक ट्रेड किए होंगे तो अराउंड 90 या 85 ने हमें प्रॉफिट ही दिया है, मतलब क्योंकि आप पूरा टेस्ट कर सकते हो, मैंने टेलीग्राम पे सारा डाला ही हुआ है डेटा। तो आप 1 जनवरी 2024 से अगर आप देखोगे 2025 तक, तो 85 to 90% हमारी एक्यूरेसी डेफिनेटली रही, क्योंकि मैंने भी वो ट्रेड किए ही हैं आपके सामने। और ऐसा नहीं है अगर मैं 100 स्टॉक देता हूँ तो 100 के 100 मैं ट्रेड करता हूँ, लेकिन 70 to 80 में डेफिनेटली ट्रेड करता ही हूँ, राइट। तो हमारे लिए एक नया एवेन्यू था ये प्री आईपीओज एंड प्रेफर्ड अलॉटमेंट, और अब मैं एसएमई वाली स्पेस में थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ स्टोरी है, क्योंकि मेजर जो चीज़ होती है ऑन ग्राउंड रियलिटी वर्क जो होता है वो एसएमईज कंपनी ही करती है। जैसे जो मेन बोर्ड के थोड़े बड़े लेवल की कंपनी होती है वो जो काम पकड़ाती है वो थोड़ी छोटे कंपनीज को ही करते हैं। तो मेनली मैं भी ये लगता है कि हाँ जो पैट है जो प्रॉफिट है वो इनका इंक्रीज होना चाहिए, मेनली तो यही बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी है एसएमई स्पेस। तो अभी हो सकता है सेबी शायद वापस से 4-5-6 महीने बाद, क्योंकि अब एसएमई आईपीओज भी इतने सारे आने लग गए थे कि लोगों से हैंडल नहीं हो रहे थे, तो अभी ये चीज़ ठीक है कि 4-6 महीने के लिए थोड़ा एक डाउन पीरियड भी आना चाहिए, डाउन मतलब कि स्टैग्नेंट पीरियड, एंड उसके बाद फिर वापस से एक बुलिश। तो ये देखोगे एसएमई स्पेस का ओवरऑल एक मेरे ख्याल से पोलैंड फ्लैग का पैटर्न बन रहा है कि पहले एक इंक्रीज़ किया, फिर वापस से थोड़ा साइडवेज हुआ, फिर वापस से अगले साल मेरे ख्याल से मार्च के बाद से वापस से इस स्पेस को थोड़ा पिकअप करना चाहिए, राइट। तो हाँ, इस साल मैंने फिर ये नेटवर्किंग एंड ट्रैवलिंग पे भी काफ़ी फोकस किया, मतलब काफ़ी नए नए लोगों से मैं मिला हूँ, कुछ नई 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 चीज़ें सीखी है, कोई किस तरीके से पैसा कमा रहा है, कोई नए 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 तरीके मेरे को बता रहा है, और फिर मैं भी उनको कुछ कुछ बता रहा हूँ। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे रहती है, एंड मतलब काफ़ी जेन्युइन लोग भी मिले हैं, काफ़ी थोड़े उस तरीके के लोग भी मिले हैं कि हाँ जो थोड़ा कि भाई हम बस मैं ही पैसा कमा लूँ किसी को कमाने ना दूँ, तो वाली चीज़ रहती है। पर मेरे को थोड़ा समझ में ये आता है कि अगर साथ लेके चलेंगे, साथ में मिल के पैसा कमाएंगे तो ज़्यादा लंबा कमाया जा सकता है। मतलब जैसे वो बोलते हैं ना कि इफ़ यू वांट टू गो फास्ट देन गो अलोन, इफ़ यू वांट टू गो फार देन गो टुगेदर। तो साथ मिलके, मतलब ऐसा भी नहीं कि 100 लोग साथ मिलके, लेकिन हाँ 5-6 लोग, 8-10 लोग, ये लोग साथ मिलके हम एक अच्छा काम किया जा सकता है, राइट। एंड ट्रैवलिंग पे भी मतलब जैसे मेरे को शौक तो है ही, तो इस साल भी हम काफ़ी ट्रिप्स वगैरह पे भी गए थे। जैसे बाली गया था मैं, वियतनाम गया था, हांगकांग गया था, केरला गया था, न्यूयॉर्क गया था। वैसे ही इधर उधर आसपास अपना छोटा मोटा करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है माइंड भी फ्रेश रहता है, क्योंकि हर टाइम अगर पैसा पैसा देखते रहेंगे और बार बार मार्केट देखते रहेंगे तो फिर वो एक अच्छी चीज़ नहीं रहती है। उसमें फिर नया जब वापस से ट्रिप से भी आते हैं या कहीं घूम फिर के आता है तो एक नई एनर्जी वापस आती है कि हाँ एक नया जोश आता है कमाने के लिए। तो उस पर भी हमारा इस साल काफ़ी फोकस रहा था, राइट। तो नेटवर्किंग के लिए मैं और ज़्यादा अभी ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा सा, और हम अच्छे लेवल पे प्रेफ अलॉटमेंट थोड़ा और पहले पकड़ पाएँ, या प्री आईपीओ को थोड़े और अच्छी वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट कर पाएँ। तो उसी के लिए वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू इंक्रीज़ आर इन्वेस्टर बेस। तो अभी हम डील फ्लो की बजाय अब इन्वेस्टर बेस पे मेरा शायद फोकस अब ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि हमें भी फंड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी ताकि हम एक अच्छा बार्गेन भी कंपनीज के साथ स्ट्राइक कर पाएँ। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं मार्केट में पैसा लगाने के लिए, एंड मिनिमम हम 50 लाख का ट्राई करते हैं, क्योंकि उससे नीचे फिर हमारे लिए भी वर्थ इट नहीं रहता है वो चीज़। क्योंकि अगर मान लीजिए मतलब मान लो 15-20% का कुछ रिटर्न आता है या 20-30% का कुछ रिटर्न आता है, तो उसके लिए फिर हमारे लिए कुछ इतना मतलब उतना एफर्ट देना और फिर उसको रिटर्न को हमें यूटिलाइज करना वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। तो मिनिमम 50 तो हमारे लिए है ही है। हो सकता है अगले साल के मिड के हम 1 CR का इसको कर दें, करेंगे भी, देखते हैं कैसे रहता है, राइट।
और इस बार हमने टेलीग्राम चैनल पे भी काफ़ी फोकस किया है कि धीरे धीरे हमारे अब 600 के आसपास लोग हो गए हैं। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं डाला, ना मैं कुछ कोर्स वगैरह बेच रहा हूँ, ना कुछ मार्केटिंग वगैरह ऐसे कर रहा हूँ, या तो ना कुछ मैं फेक पीएनएल स्क्रीनशॉट वगैरह दिखा रहा हूँ। क्योंकि ये सब दिखाने से चैनल तो ग्रो करेगा पर फिर वर्थ इट है कि नहीं वो मुझे पता नहीं यार। मैं उस पर मार्केटिंग साइड पे इतना जाना भी नहीं चाहता। मैं ट्रेडिंग और ये प्री आईपीओ अपना काम में थोड़ा ज़्यादा एक बेटर रहता है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे फिर उतने ज़्यादा मैसेज आएंगे, फिर वो पूछेंगे सर ये बाय कर लो वो बाय कर लो। अभी भी जैसे मैं टेलीग्राम पे अगर मान लो मैं डाल भी देता हूँ कि हाँ ये XYZ स्टॉक आप बाय कर लो, तो 3-4 लोग तो वैसे ही पूछ लेते हैं हाँ मैं पक्का बाय कर लूँ सर, इस लेवल पे आ गया मैं बाय कर लूँ। तो उस चीज़ से फिर मेरे को भी थोड़ा इरिटेशन होता है कई बार कि मैं यार कितना बताऊँ, कितना जब डाल तो दिया और कितना मैं डाल सकता हूँ। तो वो चीज़ रहती है। तो बहुत ज़्यादा ग्रो करने में भी नुकसान है। फिर ऐसा लगता है अगर मैं फिर रिप्लाई ना करूँ फिर लोग कहते हैं यार बड़ा आदमी हो गया है, ऐसा है वैसा है, तो फिर मतलब ठीक नहीं रहता। तो दोनों तरफ का इसमें नुकसान ही है मतलब देखा जाए तो इसलिए धीरे धीरे करके ही इसमें कर रहे हैं हम। तो कम लोग रहे हैं तो ही ज़्यादा बेटर है मतलब मेरे हिसाब से। तो छोटे लोग ही मतलब एक छोटा मतलब कि 1000-1200 लोग टाइप के ये ठीक रहते हैं मतलब इतना, क्योंकि फिर बाकी मैनेज ही नहीं किया रहता। क्योंकि आप पर्सनली हर किसी को रिप्लाई फिर कर ही नहीं पाओगे। अभी तो मैं कम से कम रिप्लाई कर देता हूँ, तो वो सारी सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो अभी के लिए तो शायद इतना ही था। 2025 कैसा रहने वाला है तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे दिसंबर एंड में कि 2025 पे हमारा किस तरफ फोकस रहेगा। तो अभी के लिए दैट्स ऑल गाइस। एंड अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी एंड आपने भी प्रॉफिट अगर कमाया है तो डू मेंशन इन द कमेंट कि आपने भी साल 2024 में टेलीग्राम चैनल से अगर आपको कुछ यूज़फुल लगा है या फिर आपके ट्रेडिंग स्टाइल में कुछ चेंजेस आए हैं। यूट्यूब चैनल पे कुछ वीडियोस देखते देखो, यूट्यूब पे हम बहुत ज़्यादा फोकस डाल नहीं पाए हूँ अभी, काफ़ी टाइम से वीडियोस वगैरह भी नहीं आए क्योंकि बनाने में भी टाइम लगता है एंड फिर पता नहीं उतना रिस्पॉन्स अभी है नहीं। तो वही सब चीज़ें हैं। तो 2025 कैसा रहेगा वो हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि साल 2025 में हम किस तरीके से फोकस करेंगे, क्या हमारी स्ट्रैटेजीज रहेगी। मेनली इक्विटी एंड एसएमई के अराउंड ही बेस रहेगा। तो बाकी देखते हैं। एंड अगर आपने भी प्रॉफिट कमाया है हमारे टेलीग्राम चैनल से तो डू मेंशन इन द कमेंट, ताकि दूसरे लोग थोड़े और लोग हमारे साथ जुड़ पाएँ। तो 1000-1200 लोग दैट इज़ द डिसेंट इनफ हमारे लिए एक टारगेट है। उसके बाद फिर देखते हैं कैसे क्या रहता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। एंड वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।